हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इरानियन साइंटिस्ट जो कि न्यूक्लियर वेपन इनरिचमेंट में उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी ईरान के लिए। उनको कल रात एसेसिनेट कर दिया गया है। तो इस सेशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कौन थे ये साइंटिस्ट, इनका नाम क्या था, इनकी कंट्रीब्यूशन ईरान के न्यूक्लियर डेवलपमेंट में किस तरीके की थी और इनके एसेसिनेशन के पीछे कौन से ऐसे कंट्रीज हो सकते हैं। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज एट सोर्स से आकर जुड़ सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए अभी की सिचुएशन ये है कि ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट मिस्टर मोहसिन फखरीज़ादा, जो कि वेस्ट एशिया के द्वारा ऐसा माना जाता था कि वो एक इस्लामिक रिपब्लिक मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम में जो ईरान की है उसमें उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा थी। और उनकी जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट या फिर जो न्यूक्लियर वेपन तैयार करने के बारे में बात की जा रही है, तो उसमें इस साइंटिस्ट की जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा थी। और इनको एक टॉप नॉच साइंटिस्ट माना जाता था वेस्ट में, कि ये ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि पूरी तरह से डेवलप करने में सक्षम है ईरान में जो भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। सो ये अगर देखें हम, फखरीज़ादा जो है वो टेररिस्ट के द्वारा शॉट किए गए थे जब वो व्हीकल उनकी कॉन्वॉय मूव कर रही थी। और ऐसा उनका ये अटैक जो ये पहली बार ही नहीं हुआ है, और ये लास्ट अगर मैं 5 या फिर 1 डिकेड में बात करूं तो ये पूरी तरह से अगर डिफरेंट कंट्रीज के टारगेट पे थे। और आपको अभी रिसेंटली मालूम होगा कि यूएस ने ईरान के जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड थे उनको ड्रोन से अटैक करके मारा था। तो इस सेशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यूएस की ये इस असैसिनेशन में रोल हो सकती है, या फिर कोई जो नेबरिंग कंट्रीज है ईरान की उसकी जो रोल हो सकती है। तो देखिए ये एक्चुअली ये जो साइंटिस्ट हैं उनकी कॉन्वॉय मूव कर रही थी जहाँ पे एम्बुस एक यहाँ पे लगाया गया था, और फिर इस साइंटिस्ट को उस एम्बुस में घेर के डिफरेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वहाँ पे डेवलप की गई और फिर इसके बाद इनका असैसिनेशन किया गया। इसमें जो भी अटैकर्स थे उनको भी बहुत क्षति हुई है। और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें जो नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली अगर इजराइल के बारे में बात करें तो इसमें इजराइल की रोल प्ले हो सकती है इनके असैसिनेशन में। तो देखिए सबसे पहले हम आप देख लेते हैं कि ईरान की जो लोकेशन ज्योग्राफी में कहाँ पे है। तो ये देखिए ईरान है। इसकी नेबरिंग कंट्रीज में बात करूँ तो तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और ईरान इस तरफ है, सॉरी इराक इस तरफ है। इसके बाद टर्की हो गया, अजरबैजान हो गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं वेस्ट एशिया में स्पेशली अगर कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो ईरान को अपना एक एनिमी मानते हैं या फिर ईरान उन कंट्रीज को अपना एनिमी मानता है, तो एक तो देखिए हमेशा सऊदी अरेबिया को ईरान अपना एक एनिमी मानता है। इसके बाद इजराइल जो है मेन फैक्टर, जो इनकी हॉस्टिलिटीज़ है वो किसी से छुपी नहीं है। और लास्ट अगर 50 सालों में हम देखें तो इजराइल और ईरान के बीच में बहुत सारे ऐसे हॉट कन्फ्लिक्ट और कोल्ड कन्फ्लिक्ट दोनों हो चुके हैं। देखिए अभी जो हम देखते हैं कि मोहसिन फखरीज़ादा जो हैं उनकी कंट्रीब्यूशन ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स में या फिर किस तरीके की रही है। तो देखिए जो यूएस का है, यूएस एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, या फिर यूएस के बारे में बात करें, दोनों ही एक ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक एजेंसी है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोलिफरेशन में जो रोकने की मदद करता है। इसमें बोथ वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली दोनों जो न्यूक्लियर वेपन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रोकने से मदद करता है। अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो इसको गूगल में सर्च कीजिए और जानिए कि इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है। अगर मैं बात करूं यूएस और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, ये दोनों जो कंट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन है जो इस फखरीज़ादा जी, ये जो थे मोहसिन फखरीज़ादा, उनको एक की फिगर मानते थे ईरान के न्यूक्लियर एफर्ट्स में, या फिर उनकी जो न्यूक्लियर वेपन्स की अगर मैं बोलूं डेवलप करने में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अगर इसके बाद है यूएन की एक रिपोर्ट थी 2011 में, यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग जो है उसने आइडेंटिफाई किया था कि ये फखरीज़ादा जो है वो सेंट्रल फिगर हैं इरानियन वर्क टू डेवलप टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स नीडेड फॉर एटॉमिक बॉम्ब। तो एटॉमिक बॉम्ब या फिर जो भी स्किल्स चाहिए जो मैं बात करूं अगर न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के लिए, उसमें जो ये मोहसिन फखरीज़ादा उनकी जो इंपॉर्टेंट रोल है जो ईरान की जो न्यूक्लियर वेपन इनरिचमेंट की प्रोग्राम है। फखरीज़ादा अदर सिविलियन साइंटिस्ट के साथ सेंट्रल फिगर है ऐसा मानना है यूएस का। और 2003 में जो सिविलियन स्टार्ट हुआ था कि सिविलियन वर्क के लिए जो भी इंस्टॉल्ड होंगे न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम, उसको उन्होंने डाइवर्ट करके मिलिट्री फैसिलिटीज में उन्होंने ले गए थे। तो ऐसा मानना है कि वहां से ही जो अगर हॉस्टिलिटीज हम देखें 2000-2003 के ऐसा समय था जहां पे यूएस और ईरान की जो हॉस्टिलिटीज थी वो पूरे वर्ल्ड में ऐसा देखने को मिला। और इसके बाद जब ये
सिविलियन एरिया से मिलिट्री फैसिलिटीज में ले गए न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, तो वहां से जो ये फैसिलिटी या फिर जो कन्फ्लिक्ट है वो आ गया। अगर आपको मालूम ना हो, मैं बता दूं आपको सिविलियन और मिलिट्री फैसिलिटीज जो क्या है। देखिए सिविलियन मतलब कि अगर मान लीजिए आप न्यूक्लियर वेपन या फिर जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको सिविलियन वर्क में अगर मैं मान लूँ अगर बोलूँ तो इसका मतलब ये है कि जो भी मान लीजिए एनर्जी एनर्जी क्रिएट करना या फिर एनर्जी जनरेट करना उसका मेन फंक्शन होता है। अगर मिलिट्री फैसिलिटीज मतलब जो भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन उसको बनाना। सो अगर मैं बात करूं 2015 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने बोला था कि जो ये मोहसिन फखरुद्दीन है उनको कंपेयर किया गया था जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर इनके नेम से। तो अगर ये मालूम ना हो आपको कि ये जे रॉबर्ट कौन है, तो आप एक यूट्यूब पे बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है इनके बारे में, इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी मैनहट्टन प्रोजेक्ट में सेकेंड वर्ल्ड वार में, और वो प्रोजेक्ट किस तरीके से वर्क किया था अल्टीमेटली ब्रिटेन को और फिर यूएसए के जो एलाइज थे उनको जीतने में। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं कि ईरान की जो रिस्पांस इस पूरे एक्टिविटीज पे क्या रही है। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर मोहम्मद जवद जारिफ, उन्होंने कहा है कि ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कंडेम करना चाहिए और ये एक्ट ऑफ स्टेट टेरर है, ये फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ ईरान का बोलना है। इसके बाद यूएन एम्बेसडर जो हैं माजिद ताखेत, वो उन्होंने कहा है कि ये जो किलिंग है या फिर एसेसिनेशन है ये एक वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज है और ये एक वीक हैवक क्रिएट करने के रीजन में है, जहां पे इसकी एक्टिविटीज जो प्रोलिफरेशन है या फिर मैं हॉट हॉस्टिलिटीज अगर मैं बात करूं वेस्ट एशिया में स्पेशली इससे ही क्रिएट हो सकती है, उनका ये बोलना है। इनका इंडिकेशन एक तरफ से आप ये देख सकते हैं कि इसका जो रिस्पॉन्ड होगा या रिस्पॉन्स में बोलूं जो अभी ईरान इसका लेगा, ऐसा उनका बोलना है। मिस्टर जारिफ ने यह भी कहा है कि इजराइल का ये अटैक है और ये एक सीरियस इंडिकेशन है इजराइल्स रोल इन एसेसिनेटिंग आवर टॉप नॉच साइंटिस्ट, ऐसा उनका मानना है। तो अभी ईरान का ये रिस्पॉन्स रहा है। अगर वर्ल्ड कम्युनिटी के बारे में बात करूं तो कोई भी कंट्रीज से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। तो अभी के लिए सिचुएशन अभी आप देख लीजिए कि ये सिचुएशन धीरे धीरे अभी एक आपको देख सकते हैं कि इजराइल और फिर सऊदी अरेबिया या फिर ईरान, ये तीनों देशों में एक ट्रायंगुलर ऐसा वॉर हो सकता है, मे बी हॉट वॉर या कोल्ड वॉर, कुछ भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि आप देखें एक के बाद एक ईरान में ये एक्टिविटीज हुई है, जहां पे अभी रिसेंटली रिवोल्यूशनरी गार्ड जो थे ईरान के उनको मारा गया और इसके बाद फिर ये एसेसिनेशन। सो अगर हम देखें ये जो एक्टिविटीज था क्या ये सडन अटैक था या कुछ ऐसा, तो आपको ये देखना पड़ेगा लास्ट 2 ईयर की एक्टिविटीज, जहां पे ईरान के साथ जो भी हॉस्टिलिटीज थे या फिर जो उनके एनिमी कंट्री उन अपने मानते हैं उनके साथ इनका रिलेशन क्या था। सो अगर मैं बात करूं इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने 2018 में कहा था कि जो फखरुद्दीन हैं उनका स्पेसिफिकली नेम मेंशन किया था जब वो ईरान के रिगार्डिंग कोई भी न्यूक्लियर वेपन उनके द्वारा डेवलप करने की बात कर रहे थे। और उन्होंने बता रहे थे कि ये जो न्यूक्लियर वेपन अगर डेवलप कर लेते हैं ईरान, तो ये वेस्ट एशिया में किस तरीके से एक जो पीस और स्टेबिलिटी की जो बात हो रही है वो बिल्कुल नहीं आ सकता है। तो उन्होंने ये स्पेसिफिकली साइंटिस्ट का नेम लिया था। तो अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये साइंटिस्ट जो हैं इनका नेम एक प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लेना है, क्योंकि ये एक इंडिकेशन है कि प्राइम मिनिस्टर इनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद अगर देखें ये जो किलिंग है वो अभी अगर आप देखें रिसेंटली, अगर आपको मालूम होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि हमने ऑलमोस्ट अराउंड 2 ईयर्स बैक जो है ईरान पे अटैक करने के लिए सोच लिए थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हमने वो अटैक वो रोक दिया था। उनका ट्रंप का ये अभी स्टेटमेंट आया था अभी रिसेंटली, अभी यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। तो उसमें अगर हम देखें उसके रिस्पॉन्स में क्या था कि जो ये अभी ऐसा मानना है कि ईरान जो है अपना यूरेनियम स्टॉक पाइल है उसको 12 टाइम्स तक इंक्रीज कर चुका है। अभी रिसेंट की ये इंसिडेंट्स है। तो इसमें क्या है कि अभी जो है ईरान हमेशा से ही इजराइल और सऊदी अरेबिया दोनों कंट्रीज की एक मेन टारगेट रहा है। और ईरान हमेशा से ही इजराइल के द्वारा इजराइल ये देखता है कि उसे अपना एक टॉप मोस्ट एनिमी मानता है, ठीक है। और ये जो यूरेनियम है जो आपको मालूम होगा कि एक वाइटल कंपोनेंट है जो कि सिविल न्यूक्लियर पावर जनरेशन और फिर मिलिट्री फैसिलिटीज में भी बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। अगर मैं बात करूं डेवलपिंग, अगर कोई भी आपको न्यूक्लियर वेपन तैयार करना है उसमें यूरेनियम की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होती है।
सो अभी ये सब सारे कुछ कॉन्टेक्स्ट हैं जहाँ पे अभी ये भी कुछ ऐसा बोला नहीं जा सकता है कि कौन से ऐसे कंट्री इनके असैसिनेशन के पीछे है, लेकिन हाँ ये कम से कम ये बोला जा सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली अराउंड 90% ये बोला जा सकता है कि इजराइल ही ऐसा कंट्री है जो इस असैसिनेशन के पूरी तरह से पीछे है। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।